हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। मैं आज बात करूँगी सोराइसिस के संदर्भ में। सोराइसिस एक बहुत ही जटिल स्किन डिजीज है। जटिल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसकी एलोपैथिक में या किसी अन्य पद्धतियों में इसका बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट है और पूर्ण रूप से ठीक होता है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बीमारी हमारे स्किन में हो या हमारे शरीर के अंदर किसी भी भाग में हो तो हम लोग अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले इंटरेस्ट लेते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन कराते हैं और हम थक जाते हैं, तो बहुत सारे पैसे और बहुत सारे समय बर्बाद कर लेते हैं और बीमारियां अक्सर बढ़ जाया करती है। तब होम्योपैथ के पास आते हैं और उनको क्या लगता है कि होम्योपैथ आए हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि इसकी पूर्ण ट्रीटमेंट है तो यह बहुत जल्दी ही हमको जादू हो जाएगा। बस वो पहले डोज के बाद ही वो सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि मेरी समस्याएं चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो जितनी पुरानी समस्या लेकर आएंगे उतना ही वक्त लगता है। और दूसरी चीज कि जब सोराइसिस की समस्या है तो होम्योपैथिक श्योर है कि 100% आपको रिलीफ देती है, जड़ से ये बीमारी को समाप्त करती है, लेकिन वक्त लगता है। इसमें वक्त कितना लग सकता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन 6 महीना से अधिक ही वक्त लगता है। अगर यह नया भी है और कम स्थिति में भी है तो भी आप 6 महीने तक कंटिन्यूअस डॉक्टर के कहे अनुसार दवा लेनी चाहिए। वैसे आराम तो आपको 4 से 5 दिन में ही बहुत फर्क नजर आने लगता है, लेकिन उन फर्क के आधार पे दवाई छोड़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को लाइन में लाने में, ठीक होने में वक्त लगता है और इस वक्त तक आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तभी जाकर यह जड़ से, यानी कि इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होती और यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए आपको जरूर है कि होम्योपैथ के पास आते हैं तो पेशेंस रखनी है। थोड़ा सा आराम हुआ, फिर नहीं आराम हुआ तो फिर हम भटक रहे हैं इस डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास। तो इस स्थिति में भी आपकी बीमारियां बढ़ सकती है, न कि ठीक नहीं हो सकती। हमेशा जब भी कोई डॉक्टर का चयन करे तो सोच समझ के करे, और जब सोच समझ के कर रहे हैं तो उनको टाइम दे, क्योंकि बिना टाइम का इस बीमारी में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि यह 100% ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, जो कि एलोपैथिक में नहीं होता। सोराइसिस के कंडीशन में एलोपैथिक में एक ही दवा दी जाती है और वह है एंटीबायोटिक। भर भर के एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर अभी जो डोज दिया जाता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखा जाता है अभी आराम हुआ और फिर वह बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में जब दोबारा एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस स्टेरॉइड की जो पोटेंसी है उसको बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद उसको फिर दी जाती है, फिर थोड़े दिन आराम होता है और फिर बढ़ जाता है। तो वैसे ही उनकी डोज बढ़ती जाती है। और आप जानते ही हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद शरीर को कितना ही नुकसान झेलना पड़ता है। जितना ज़्यादा स्टेरॉइड की पोटेंसी होगी या जितना टाइम आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको शरीर में कई कई तरह की समस्याएं और भी उत्पन्न होती चली जाएगी। स्टेरॉइड कोई भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, तत्काल उसमें राहत देने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी पूर्णतः समाधान है। और बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं जो सोराइसिस जैसी जो जटिल समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। अब बहुत पेशेंट ऐसे भी पूछते हैं कितना खर्च लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मैं टाइम के बारे में बता दी कि टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता ठीक से कि कब तक कितने समय तक लगेगा, क्योंकि हर पेशेंट की स्थिति अलग अलग होती है और अलग अलग स्थितियों के साथ जो है दवाइयाँ अलग अलग तरीके से फायदा करती है और आपको ठीक करने में मदद करती है। अब रही बात कि जब स्टेरॉइड आप ले रहे हैं तो स्टेरॉइड में भी कोई गारंटी थोड़ी होती है। कुछ वक्त के लिए उसका उपयोग होता है, कुछ वक्त के लिए आराम होता है,
फिर बीमारियां उतनी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आती है और उसके लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में हम स्टेरॉइड लेते हैं। इसलिए जब भी आपको सोराइसिस का अटैक आता है, सोराइसिस होती है, उस कंडीशन में आपको होम्योपैथ डॉक्टर से तुरंत ही तत्काल मिलनी चाहिए। और रही बात कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये सोराइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी फैल सकता है, तो यह गलत बात है। या इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं फैलता, क्योंकि यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है, जो सेल है, जो त्वचा का सेल है, वो बहुत जल्दी जल्दी बनाता है, जिसमें एक सिल्वर कलर की पपड़ी होती है, वो स्कैल्प छोड़ता जाता है। तो उस स्थिति को सोराइसिस बोलते हैं और इसमें बहुत तरह की परेशानियां होती है। या एक तरह का ऐसा कह सकते हैं कि यह जेनेटिक हो सकता है, लेकिन जेनेटिक भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। कम परसेंटेज में जेनेटिक ये हो सकता है, मतलब अपने माता पिता से आपको हुई या आपसे आपके बच्चों को हो सकती है, या 10 से 20% ऐसे चांसेस बने रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद या हमारे जो खाने पीने की जो स्थिति बनती है, उसके आधार पे या हमारे दिमाग और पेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, या तो डाइजेशन में कुछ दिक्कत आती है, या हमारे दिमाग जो है कि थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होता है, या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम, इसका कोई कारण जो है कि परफेक्ट कोई कारण पता नहीं है, लेकिन कहीं से भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते, तमाम तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो भी होते हैं हमारे शरीर में, उसका कुछ भी कहना मुश्किल है कि कैसे होता है, किस परिवर्तन की वजह से होता है। इसका कुछ भी कहना कारण नहीं बनता है, क्योंकि कोई अभी तक कारण पे शोध हुआ ही नहीं है। अब रही बात कि जब आपको सोराइसिस की समस्या है, तो आप नमक और चीनी, मतलब मीठी चीज है और बहुत ज्यादा नमक वाली चीज है, कम कर दे। और सबसे बड़ी चीज है, अपने आप को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी आप खाना पीना खाएं, साफ खाएं और ताजा खाएं। बासी भोजन से दूरी बना के रखें जब भी आपको सोराइसिस हो रहा है। और इस कंडीशन में आप जो कार्बो ड्रिंक लेते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो ठंडा पे बाजार में उपलब्ध है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी आपको मिल रहा है वो नहीं लें। डब्बे में जो पैकेट वाले लिक्विड चीज़ है उसको तो बिल्कुल ना लें, ताकि वो सोराइसिस में वो बढ़ोतरी करता है और ये सोराइसिस आगे चल के आपको अर्थराइटिस में भी बदल देता है। मतलब कि यह सोराइसिस के बाद आपको अर्थराइटिस का दर्द भी फील होने लगता है अगर ये पुराना हो जाता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि सल्फर है, सोर्नम है, सिपिया है, काली आर्स है, काली ब्रोम है, रेडियम बोर्मेटम है, कार्सिनोसिन है। यह सब बहुत मुख्य दवाइयाँ हैं जो सोराइसिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम लोग जब भी जो सोराइसिस होता है वो पेशेंट से बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसकी जो स्थितियां हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद ही दवा का चयन होता है तो बेहतर होता है और बीमारी जल्द से जल्द ठीक होती है। वैसे जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो एक सामूहिक तौर पे वीडियो बनाते हैं अपने क्लिनिक में, अपने प्रैक्टिस के दरमियान। जो ज़्यादातर मरीज जिस मेडिसिन के आते हैं उस मेडिसिन के बारे में आपको जिक्र करती हूँ। और दूसरी बात कि जब हम लोग जिक्र करते हैं तो कोई भी दवाई के बारे में आपको बताते हैं तो थोड़ा बहुत यानी कि 2, 3, 4 जो है कि उसके सिम्टम जरूर साथ में बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं। कोई दवाई बताया, बस दवाई पे फोकस करते हैं कि आपने दवाई का नाम ठीक से नहीं बताया, आपने दवाई की पिक्चर नहीं लगाई, दवाई का नाम नहीं लिखा। आपको सिर्फ दवाई पे फोकस चाहिए बस। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे ना, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कुछ सिम्टम के आधार पे दवाइयाँ दी जाती है। मुख्य तौर पे सोर्नम में कार्सिनोसिन जो होती है मेडिसिन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक नसोड है, यह एक कैंसर के कीटाणु से बनती है और यह जो है कि जो नसोड है उसका इस्तेमाल कैंसर में भी होता है, सोराइसिस में भी होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा आपको फायदा देता है।
और कार्सिनोसिन 1 mg में इसका उपयोग हम लोग वीकली करते हैं। किन्हीं किन्हीं को पेशेंट को 15-15 दिनों में इसका उपयोग करने को हिदायत देते हैं। तो कार्सिनोसिन है, सोडियम भी इसमें उपयोग में लाया जाता है, इसे भी हाइपोटेंसी में यूज करना होता है क्योंकि यह भी एक नसोड है। सल्फर है, सल्फर की सबसे पहले हम लोग सीएम पोटेंसी में एक बार इस डोज को दे देते हैं और इंतजार करते हैं, इसके 2-4 दिन तक कोई दवाइयाँ नहीं देते। तो सल्फर सीएम पोटेंसी में इसका स्टार्टिंग होता है और इसके बाद हम लोग सोडियम या कार्सिनोसिन नसोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो बीमारी है जो सोराइसिस की उसको जड़ से समाप्त करने के में सुविधा होता है। अब रही बात कि इसे सेल्फ मेडिकेशन में इतने हाई पोटेंसी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, किसी डॉक्टर के गाइडलाइन में ही यह दवा लेनी चाहिए। अब रही बात कि हम लोग मरीज की स्थिति को समझकर ही दवा निर्धारित करते हैं, उसकी पोटेंसी निर्धारित करते हैं। तो बहुत पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि दवाई का नाम आपने बताया, पोटेंसी नहीं बताई। तो पोटेंसी जो मरीज है उसकी उम्र है, उसके कद काठी है, उसकी स्थितियां हैं, उसके हिस्ट्री है, उसके अनुसार हम लोग तय करते हैं। तो जब सामूहिक तौर पे हम बता रहे हैं तो मैं कैसे जान सकती हूँ कि आप जो मरीज है वो कितने उम्र है, कितना क्या स्थिति है, तो वह तय नहीं होता। लेकिन जब भी आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो 30 पोटेंसी से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए कोई भी मेडिसिन का, क्योंकि कभी भी कोई भी होम्योपैथिक वैसे नुकसान नहीं करती, लेकिन एग्रावेशन कर सकती है, एग्रावेटेड हो सकती है, तो उसमें आप घबरा सकते हैं और होम्योपैथिक के प्रति आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। इसलिए हम लोग कभी भी आपको पोटेंसी पे ज़्यादा जोर नहीं देते कि पोटेंसी ये आप लें। लेकिन फिर भी मैं एक जो हम लोग सामूहिक बात करते हैं, हम लोग आपको बता रहे हैं, तो इतनी ही पोटेंसी हम बता सकते हैं जितनी पोटेंसी जो है कि आपके लिए सफिशिएंट हो। अब रही बात जैसे कि मैं बताई कि सल्फर सीएम पोटेंसी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन अगर लेते हैं, किसी को सल्फर बहुत एग्रावेशन देता है, बहुत एग्रावेटेड होता है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसी के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि डॉक्टर के गाइडलाइन में चिकित्सा करानी चाहिए। और चूँकि होता क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नुकसान तो नहीं करता, लेकिन वो बीमारी को पूर्णतः निकालने की कोशिश करता है शरीर से, और फिर धीरे धीरे उसी दवा से फिर मतलब एक डोज ले लिया और उसके बाद वो छोड़ दिया दवाई, तो उसी से वो धीरे धीरे स्लो खत्म हो जाता है। खैर, अब मैं बात करूंगी जैसे इसमें सिपिया का उपयोग होता है, सिपिया मेडिसिन भी बहुत चलती है। अब रही कि इसमें आर्सेनिक एल्ब का उपयोग होता है। आर्सेनिक एल्ब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ऐसे मरीजों को कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। इसे 12 बजे, रात के 12 बजे से 2 बजे तक रात में अचानक से नींद टूट जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा बेचैनी, परेशानी होती है। तो उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छा काम करता है। यह सर्दियों के वक्त जो आर्सेनिक का जो मरीज है सोराइसिस का, उसको सर्दियों के वक्त इसका एग्रावेशन देखा जाता है, बीमारी बढ़ी हुई रहती है। रात के 12 से 2 के बीच में इस बीमारी को बढ़ा हुआ देखा जाता है। इसके अलावा जैसे कि रेडियम ब्रोमेटम है, यह पेनिस में होने वाले सोराइसिस के लिए खास मेडिसिन होती है। और जब किसी का पेनिस में अगर सोराइसिस की स्थिति बनती है तो रेडियम ब्रोमेटम लेनी चाहिए। मेजेरियम भी बहुत अच्छा एक स्किन डिजीज के लिए एक मेडिसिन होती है, और मेजेरियम ऐसे लोगों को बहुत अच्छा काम करता है जिनकी सोराइसिस का आक्रमण, मतलब उसमें जो इन्फ्लामेशन या उसमें ईचिंग जो होती है, खास खुजली होती है, वो रात के समय एग्रावेटेड हो जाती है, रात के समय बढ़ जाती है। वैसे कंडीशन में मेजेरियम बहुत अच्छा फायदा करता है। या स्कैल्प में होने वाले सोराइसिस के प्रॉब्लम में मेजेरियम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावे कभी कभी देखा जाता है कि बहुत लोगों का जो है पाम में, मतलब ये हाथ के पाम में, वो पैर के तलवों में
सोराइसिस हो जाता है। वैसी स्थिति में आप दो दवाई का स्मरण कर सकते हैं, एक फास्फोरस और एक नाइट्राम्यूर। यह दोनों ही उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। याद रखें, यह उस कंडीशन में दी जाती है जब पैर के तलवों में, हाथ के इस तरह के जो इस वाले पोर्शन में, पाम में जो सोराइसिस का आक्रमण होता है, तो नाइट्राम्यूर और फास्फोरस अच्छा काम करता है। इसके अलावा कभी कभी सोराइसिस में एक मोटी सी स्किन होती है और उसमें क्रैक्स भी आते हैं, तो उसमें हाइड्रोकोटाइल बहुत अच्छा काम करता है और पेन भी होते हैं कभी कभी, तो उस कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल लेनी चाहिए। नी एल्बो में, यहाँ एल्बो में या नी में, यानी कि घुटनों में या ये केहनी जो बोलते हैं, उसमें अगर आपको सोराइसिस है तो यह दो ही दवाई आपको फायदा कर सकते हैं, नाइट्राम्यूर या फास्फोरस। हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्राम्यूर और फास्फोरस ऐसे कंडीशन में फायदा करती है। तलवों में अगर हुआ हो, तलवों में, पैर के तलवों में, हाथ के पाम में, तो ऐसी स्थिति में नाइट्रिक एसिड काम करती है। इसमें क्रैक्स भी आते हैं और नाइट्रिक एसिड काम करते हैं, पेट्रोलियम काम करते हैं, ग्रेफाइटिस काम करते हैं। ये 3 दवाइयाँ होती है जो तलवों में बहुत अच्छा काम करती है। आपको अगर पेनफुल जो है कि सोराइसिस है, पेनफुल सोराइसिस है और शोल्डर में है और यहाँ सीने पे है या शोल्डर में सोराइसिस का आक्रमण है, तो ऐसे कंडीशन में काली ब्राउन बहुत अच्छा काम करता है और इसमें जो है इरेप्शन जो होता है वह पेनफुल होता है और इसमें सीने पे और शोल्डर में देखा जाता है, तो वैसी कंडीशन में काली ब्राउन बहुत अच्छा काम करता है। अगर हाथों और पैर के तलवों में है तो उसमें लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर पूरे शरीर में सोराइसिस का आक्रमण है, पूरे शरीर में, तो वैसे कंडीशन में थूजा जो मेडिसिन होती है उसे 200 में सप्ताह में 2 दिन लेनी चाहिए या 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेनी चाहिए और इसे रात के समय थूजा 200 दिन में 1 बार ले लेने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यह चूंकि थूजा क्या है कि हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसका उपयोग होता है और यह बहुत अच्छा काम करता है जब आपके पूरे शरीर में सोराइसिस का आक्रमण हुआ है, तो उस कंडीशन में थूजा बहुत ही हेल्पफुल होता है और आप जल्दी ही इससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी का उम्मीद ना करें, थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको। अगर दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर से हो सकता है, इसलिए इसे कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक आप इस दवाई को इसी क्रम में, मतलब वीक में 2 बार यूज करें। रात के समय, दिन में 1 ही बार, मतलब सप्ताह में 2 दिन रात्रि के समय 1 डोज ले ले। यानी कि जैसे संडे को ले रहे हैं, फिर आप बुधवार को ले ले, फिर संडे को ले ले, तो इस तरह से आप क्रम बना लें और हर संडे की रात को 2 से 4 बूंद ले ले और जो बुधवार का रात है उसको भी, उस दिन भी ले ले 4 बूंद। तो इस तरह से आप क्रमबद्ध बना ले। जब आपको लंबे समय से है तो उतना ही लंबा टाइम तक दवाई चलेगा। दूसरी चीज कि ये पूरे बॉडी के जो सोराइसिस का आक्रमण होता है उसमें थूजा ही बेहतर है और यह बहुत जल्दी आपको आराम दे सकता है। लेकिन इसके अलावे भी, जैसे कि मैं बोली कि कार्सिनोसिन, नसोड का भी इस्तेमाल होता रहना चाहिए, यानी कि वीकली या 15 दिन के बाद 1 AM का उपयोग अक्सर करते रहना चाहिए, तभी जाके सोराइसिस पूर्णतः ठीक होता है। बहुत लोगों के नाखूनों में भी सोराइसिस का आक्रमण होता है। जब नाखूनों में सोराइसिस का आक्रमण होता है उस कंडीशन में एंटिम क्रूड बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बार देखा जाता है कि आपको एनीमिया के साथ आपका जो है कि सोराइसिस का आक्रमण हुआ है, वैसी कंडीशन में थायरोडिनम 3x का इस्तेमाल करने से आपको एनीमिया की समस्या भी दूर होती देखी जाएगी और सोराइसिस भी दूर हो जाता है। दोनों ही कंडीशन ठीक हो जाता है। तलवों में कोलियम और सेलेनियम दोनों ही काम करता है। अगर दर्द वाला अगर तलवों में सोराइसिस है तो सेलेनियम लें, और बिना दर्द का अगर है, सिर्फ इचिंग होती है, स्कैल्प निकलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में कुलैनप
रूबरम बहुत अच्छा काम करता है और इसे 30 पोटेंसी में ले बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत तरह की दवाइयां हैं और सबकी जगह अलग है, सबके सिम्टम अलग हैं, सबकी तकलीफें अलग है। बीमारी एक ही है, सोराइसिस ही बीमारी है, लेकिन सभी इतनी जो दवाइयां मैं बताई सभी दवाइयां आपको खाने की जरूरत नहीं है। जो दवाई आपके लिए है बस उसी दवाई को लेनी होती है। अब रही बात की इसके लिए क्या है कि जैसा कि मैं बताई कि अभी पूरे बॉडी में अगर सोराइसिस का आक्रमण है, मेरे एक पेशेंट थे और उनकी पूरी बॉडी में सोराइसिस की समस्या थी, तो मैं उन्हें थूजा वीक में 2 दिन देती रही रात को और साथ में कार्सिनोसिन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो गए। लेकिन इसके लिए हिदायत जरूर है कि आप जो साबुन और सर्फ का जो इस्तेमाल करते हैं इस तरह का इस्तेमाल ना करें। कोई बहुत ज्यादा सुगंधित जो है कि तेल का इस्तेमाल ना करें। घर का अगर तेल यूज करना है तो आप केलू से जो पेड़ा हुआ तेल होता है, सरसों का हो, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, उसका इस्तेमाल लगाने में कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट में आता है केमिकल युक्त जो पैकिंग करके जो तेल आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। सुगंधित तेलों का इस्तेमाल ना करें, साबुन और सर्फ का इस्तेमाल ना करें या किसी तरह का जो है कि परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह भी आपके स्किन को हार्मफुल कर सकता है। और साथ में अगर आप स्नान करना है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर था कि हम लोग मिट्टी का उपयोग किया जाता था पुराने वक्त में। तो मिट्टी आपके स्किन डिजीज के लिए बहुत ही बेहतर है। आप अच्छी जगह की मिट्टी मतलब सड़कों के किनारे की मिट्टी नहीं बल्कि खेतों के मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। पीली मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, जो बहुत चिकनी मिट्टी होती है उसका उपयोग आप स्किन को साफ करने में कर सकते हैं। लेकिन साबुन और सर्फ से अपने आप को दूरी बनाएं। और बहुत बार देखा जाता है कि जो हाथों के पाम है, पैर के तलवों में है, उसमें सोराइसिस होने का मुख्य कारण भी सर्फ का अत्यधिक इस्तेमाल और साबुन का अत्यधिक इस्तेमाल और उससे होने वाली एलर्जी की वजह से भी देखा जाता है। तो वैसी कंडीशन में इस तरह के सामानों को छूने का काम ना करें। अगर उपयोग करना है तो हाथ में ग्लव्स ले ले, ग्लव्स के साथ ही आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे साबुन स्किन में ना लगाएं, वो बेहतर है, क्योंकि जो भी 100 रुपये से नीचे की जो भी साबुन बनाई जाती है वह बहुत ही उसमें चीप मटेरियल का उपयोग होता है, हार्मफुल केमिकल सोडा का उपयोग होता है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों का उपयोग ना करें। और खाने पीने में आप अल्कोहल लेना छोड़ दें, स्मोकिंग करना छोड़ दें और साथ में बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ों से परहेज करें और बहुत ज़्यादा नमक से परहेज करें। तो आप जाके इन सब दवाइयों का सेवन करेंगे तो आप पूर्णतः ठीक होंगे। आप अपने खाने में फाइबर का उपयोग करें, पेट को सही रखें और साथ में आप ताजा और फ्रेश बना हुआ ही भोजन का इस्तेमाल करें। बासी भोजन से अपने आप को बचा के रखें। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।